हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम क्षैतिज प्रक्षेप्य के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम परोक्ष या तिरछे प्रक्षेप्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो याद है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? एक प्रश्न पूछकर। तो आइए पूछता हूं मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न। एक 20 मीटर ऊंचे टावर से हमने एक गेंद को क्षैतिज दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया। ठीक है, जी का मान आपको 10 लेना है। बताना है कि जब यह गेंद भूमि से टकराएगी उस वक्त इसके वेग की दिशा क्षैतिज से क्या कोण बना रही होगी। जब गेंद भूमि से टकराएगी उस वक्त गेंद के वेग की दिशा क्षैतिज से क्या कोण बनाएगी। वीडियो को रोकिए, प्रश्न को खुद हल कीजिए। यह गेंद एक परवलयाकार पथ के ऊपर चलती हुई भूमि तक पहुंचती है। ठीक भूमि से संपर्क होने के पूर्व इस गेंद के वेग की दिशा के बारे में हमें बताना है। वेग की दिशा निश्चित रूप से पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में, और वेग के हमें x और y घटक अलग अलग प्राप्त करने होंगे, तभी हम गेंद की चाल या वेग की दिशा के बारे में कुछ बता पाएंगे। तो जब यह गेंद यहाँ पहुँची, इस समय इसके वेग का क्षैतिज घटक कितना है, vx कितना है और vy कितना है, हमें यह पता लगाना है। बताइए vx का मान क्या होगा, वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा। ये तो बदलता ही नहीं। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग नहीं बदलता। जो प्रारंभ में 10 मीटर प्रति सेकंड आपने वेग दिया है, वही 10 मीटर प्रति सेकंड गेंद का वेग है जब वो जमीन पे पहुंचने वाला। कहीं पे भी, यहाँ हर जगह वही है क्षैतिज वेग। ऊर्ध्व वेग vy का मान क्या होगा बताइए। ये √2gh होगा। अगर आप भूल गए हैं तो जल्दी से कैसे प्रश्न का आंसर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्ध्व दिशा में इस प्रक्षेप्य की गति बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक गेंद को हमने यहाँ से 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ दिया और ये सीधा नीचे गिर रहा हो। इस गेंद की गति और ऊर्ध्व दिशा में इस प्रक्षेप्य की गति दोनों एक जैसे हैं। जब यह गेंद जमीन पे पहुंचने वाला, 20 मीटर गिरने के पश्चात जमीन पे पहुंचने वाला है, इसका वेग vy है, उतना ही y दिशा में वेग का घटक होगा हमारे प्रक्षेप्य का भी। इन दोनों की गति में सिर्फ एक फर्क है, ये सीधा नीचे गिर गया और ये
इसके पास लगातार एक क्षैतिज वेग था, तो ये क्षैतिज दिशा में आगे भी बढ़ता चला गया। तो वी वाई का मान √2gh हमने याद कर रखा है कि एक गेंद को h ऊंचाई से गिराया तो नीचे पहुंचते वक्त उसका वेग जो होता है √2gh होता है। ये v² = u² + 2ay सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। अभी जो प्रश्न हमें दिया गया है इसमें Vy का मान 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो वेग एक सदिश है जिसके x घटक का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है और y घटक का मान 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये वेग सदिश x अक्ष की दिशा के साथ क्या कोण बना रही है? आंसर है यह कोण। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमने सदिश के पार्ट में पढ़ा है कि किसी भी सदिश के यदि ये y और x घटक हमें पता है तो tan थीटा Vy/Vx से प्राप्त होगा। तो हम जल्दबाजी में लिखेंगे tan थीटा Vy/Vx है 20/10 है अर्थात 2 है। तो tan थीटा का मान 2 है। इसको ऐसा ही लिखा छोड़ देंगे या हम लिख सकते हैं कि थीटा का मान tan इनवर्स 2 के बराबर है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आज हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम तिरछा प्रक्षेप्य कह सकते हैं। ऊर्ध्व ऊपर की दिशा को y अक्ष की दिशा माना, क्षैतिज दिशा को x अक्ष की दिशा माना, प्रक्षेपण बिंदु को O लिखा। आप यहां खड़े हैं, यहां से आपने एक गेंद को हवा में इस प्रकार उछाला, उसको जो वेग दिया आपने वह न तो क्षैतिज है न ऊर्ध्व है, वो कुछ तिरछा ऐसा है। आपने जो वेग दिया गेंद को वो न तो क्षैतिज है न ऊर्ध्व है, कहीं बीच में है। वेग सदिश की दिशा क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है। मान लो प्रारंभ में जो आपने वेग दिया वो वेग सदिश की दिशा क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है और वेग का परिमाण जो है चाल है। जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पे। तो हम दैनिक जीवन व्यवहारिक जीवन में अपने अनुभवों के आधार पर यह जानते हैं कि यह गेंद कुछ इस प्रकार का वक्र पथ लेकर ऐसे गति करती हुई वापस जमीन पर आकर टकरा जाती है। हम इसी गति का विश्लेषण करेंगे, इसी गति का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर बिंदु O को प्रक्षेपण बिंदु कहेंगे, जैसे हमने मूल बिंदु माना है। यह गेंद के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई है। गेंद ने जो क्षैतिज विस्थापन किया उसे हम परास या क्षैतिज परास कहते हैं। आर को हम क्षैतिज परास कहते हैं, एच को हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं और जितने समय में गेंद ने इस गति को पूरा किया उसे हम उड्डयन काल कहते हैं, उसे हम कैपिटल T से सूचित करेंगे। तो हमसे पूछा जा सकता है कि गेंद का परास क्या है, महत्तम ऊंचाई क्या है, उड्डयन काल क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यह अध्ययन करने के पूर्व मैं आपको चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझें कि गेंद का जो वेग है वो वस्तुतः किस प्रकार से बदल रहा होता है जब यह गेंद इस वक्र पथ पर गति कर रहा है। देखिए
मान लिया यह गेंद का वक्र पथ है। प्रारंभ में आपने गेंद को एक वेग दिया u क्षैतिज से थीटा कोण पर। इस वेग के दो घटक हैं। हम वेग के दो घटक कर सकते हैं, एक x अक्ष की दिशा में वेग का घटक ux और एक y अक्ष की दिशा में वेग का घटक uy। ये प्रारंभिक वेग के हमने दो घटक कर लिए। सभी जानते हैं ux का मान कितना होगा, u cos थीटा, और uy का मान कितना होगा, u sin थीटा। यह एक सदिश है जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। इधर इसका घटक u cos थीटा और y अक्ष की दिशा में इसका घटक u sin थीटा होगा। तो हम ऐसा सोच के पढ़ाई शुरू करेंगे कि हमने अपने गेंद को एक साथ दो वेग दिए, एक x अक्ष की दिशा में ux और एक y अक्ष की दिशा में uy। हमने एक साथ गेंद को दो वेग दिए, ux और uy। अब गेंद जैसे ऊर्ध्वाधर ऊपर चढ़ता है, ऊपर की तरफ जब गेंद चलता है तो uy का मान घटने लगता है। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्व के विरुद्ध गति कर रहा है। y अक्ष की दिशा में मंदन है, त्वरण तो नीचे की तरफ है। तो थोड़े समय के पश्चात जब ये गेंद यहाँ है तो y अक्ष की दिशा में इसका वेग छोटा हो गया, vy का मान uy से कम हो गया, क्योंकि गुरुत्व इसे नीचे खींच रहा है, इसकी वजह से मंदन है। पर x दिशा में गेंद के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि x अक्ष की दिशा में ना कोई बल है और न ही त्वरण है। बल नहीं है तो त्वरण नहीं है। गेंद थोड़ा और ऊपर गया, इसके y अक्ष की दिशा में इसका जो वेग है ये बहुत छोटा हो गया और x अक्ष की दिशा में इसका वेग जितना था उतना ही है। ध्यान देना, एक सदिश को निरूपित करने के लिए जो रेखाखंड हम बनाते हैं उसकी लंबाई सदिश के परिमाण का द्योतक होती है। तो मैं यहाँ पे दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ux की लंबाई नहीं बदली, जबकि y दिशा में जो वेग है वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया। शीर्ष बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर y अक्ष की दिशा में गेंद का वेग बिल्कुल ही शून्य हो गया, ux अपरिवर्तित, परंतु इस बिंदु पर vy का मान शून्य हो गया। अभी तक ऊर्ध्व दिशा में गेंद की गति बिल्कुल वैसी है जैसे एक गेंद को सीधा ऊपर उछालने पर उस गेंद की गति होगी। यदि हमने एक गेंद को यहां से सीधा uy वेग से उछाला होता, सीधा uy वेग से उछाला होता, तो यह गेंद बिल्कुल उसी प्रकार ऊपर जाता जैसे ये जा रहा है। ये उतनी ही ऊंचाई प्राप्त करेगा जितनी ऊंचाई पर ये पहुंचा है, बिल्कुल समान ऊंचाई, क्योंकि ऊर्ध्व दिशा में दोनों की गति एकदम समान है। अगर इसने महत्तम ऊंचाई h प्राप्त करी तो इसने भी महत्तम ऊंचाई h प्राप्त करी। इसका वेग यहाँ पे शून्य हो गया, इसका भी ऊर्ध्व दिशा का वेग यहाँ पे शून्य हो गया। क्षैतिज दिशा में तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। यहाँ और यहाँ फर्क ही एक है कि ये क्षैतिज दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके पास क्षैतिज गति है नहीं। अब यह गेंद नीचे आने लगेगा, ठीक उसी प्रकार ये भी नीचे आने लगेगा। जब ये गेंद वापस लौटेगा तो इसकी चाल नीचे की दिशा में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जब ये पुनः जमीन से टकरा रहा होगा तो इसकी चाल ऊर्ध्व दिशा में नीचे की तरफ uy हो जाएगी। अगर 20 की चाल से फेंका था तो यहां पहुंचकर इसकी चाल पुनः 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, गति की दिशा ऊपर की बजाय नीचे होगी। ठीक इसी प्रकार इस गेंद की भी ऊर्ध्व दिशा में गति है। यहाँ रुकने के पश्चात, रुकने मतलब ऊपर जाना, रुकना के पश्चात ये गेंद वापस लौटेगा और जब यहाँ कहीं होगा तो इसके पास एक वेग आ चुका है y अक्ष की दिशा में, और x अक्ष की दिशा में तो वेग बदला ही नहीं है। ये और नीचे चला, जैसे और नीचे चला तो इसकी चाल बढ़ती ही चली जा रही है। जब यहाँ कहीं पहुँचा तो इसके पास y अक्ष की दिशा में एक अच्छा खासा वेग आ चुका है, ux तो जितना था उतना ही है। जब ये बिल्कुल यहाँ जमीन को हिट करने जा रहा है, जमीन से टकराने वाला है, उस समय ux जितना था उतना ही है और y अक्ष की दिशा में इसका वेग वही हो गया जो प्रारंभ में था। जो uy वेग तुमने ऊपर दिया था 20 मीटर प्रति सेकंड, अगर ऊपर की दिशा में वेग थी तो यहाँ पहुंचकर गेंद की वेग का ऊर्ध्व घटक 20 मीटर प्रति सेकंड नीचे की दिशा में होगा और x दिशा में
वेग में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसकी ऊर्ध्व गति बिल्कुल इस गेंद की तरह है। हाँ, जितनी देर में ऊपर जाना और नीचे आना हुआ, उस पूरे समय काल में यह कण यूएक्स वेग से आगे खिसकता गया, खिसकता गया, खिसकता गया, इसलिए यहाँ की बजाय यहाँ पहुँच गया। अगर हम इस बात को ठीक से समझते हैं तो सारे प्रश्नों के हल बड़ी सरलता से चुटकियों में होंगे। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इसका उड्डयन काल क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, क्या उत्तर देने वाले हो तुम? क्या उत्तर दे रही? मैं इसे थोड़ा मोटा कर लेता हूं ना, उड्डयन काल। हाँ बताओ, क्या उत्तर देने वाले हो तुम? ये गेंद का उड़ान का समय उतना ही है जितना इस गेंद का। जितनी देर में ये गेंद ऊपर जाके नीचे आया, उतनी देर में ये भी ऊपर जाके नीचे आया। उसको देखना ही नहीं, इसको देखो ना। ये तो याद है, ये तो याद है कि एक गेंद को यू वेग से फेंका तो यू बाई जी समय ऊपर जाने में, यू बाई जी समय नीचे आने में, टोटल समय 2 यू बाई जी। अरे हो गया उत्तर। उड़ान का समय 2 यू बाई जी, यू की जगह यू वाई। हमें वाई अक्ष की दिशा में गेंद का जो वेग है सिर्फ उससे सरोकार है अभी, 2 यू वाई बाई जी। ध्यान देना बच्चों, जब प्रश्न इस भाषा में पूछा गया हो कि एक गेंद को यू वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया, तो यू वाई का मान क्या होगा बताओ? यू वाई किसके बराबर है? यू साइन थीटा के बराबर। अगर यू और थीटा दी हुई राशियां हैं तो यू वाई का मान यू साइन थीटा के बराबर है। वाई अक्ष की दिशा में गेंद का प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा है हमारे उस प्रश्न के हिसाब से। इसलिए उड़ान का समय हम ऐसा लिख सकते हैं, परंतु मूल मंत्र तो यही है ना, वाई अक्ष की दिशा में वेग पता करो, प्रारंभिक वेग 2 यू बाई जी लिख दो। यही उड़ान का समय है, यही उड़ान का समय है। इसको सूत्र समझकर अच्छे से याद करेंगे। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि गेंद को नीचे से शीर्ष बिंदु तक जाने में कितना समय लगा, तो क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे भाई? बताओ बताओ। ऊपर जाने का समय क्या होगा? गेंद कितने समय तक ऊपर उठता रहा? यहां से यहां तक की गति में कितना समय लगा? उतना ही जिसको इसको यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा, यू बाई जी। इसका आधा यू बाई जी। तो ये जो समय होगा ये यू बाई जी होगा, यू साइन थीटा बाई जी। इतना समय ऊपर जाने में लगा और फिर इतना ही समय इसको यहां से नीचे आने में लगा। बिल्कुल जैसे ये नीचे आ रहा वैसे ही वो नीचे आ रहा है। एक फर्क है कि ये लगातार आगे भी खिसकता जा रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि गेंद के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या है, चलिए मैं एक फिर से नया चित्र बना देता हूं। अब थोड़ा छोटा चित्र बना देता हूं। ये वाई अक्ष की दिशा है, ये एक्स अक्ष की दिशा है और यह गेंद का पथ है। हमने आपसे जानना चाहा है कि गेंद के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या है। गेंद को यू वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया था। तो एक्स अक्ष की दिशा में गेंद के वेग का घटक यू एक्स यू कॉस थीटा है और वाई अक्ष की दिशा में गेंद का वेग का घटक यू साइन थीटा है, प्रारंभिक वेग का घटक। कितनी ऊंचाई तक गया? ऊर्ध्व दिशा में गति को समझने के लिए हम इसे देखते ही नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि एक पत्थर को सीधा ऊपर फेंका, कितने वेग से? यू वाई वेग से, यू साइन थीटा वेग से। यह पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा? जितनी ऊंचाई पे ये उतनी ही ऊंचाई पे है। सो सिंपल, सो सिंपल। उत्तर बताइए, एच का मान कितना हुआ बताइए?
मैं देख रहा हूं कि आप में से अधिकांश लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? ये तो याद होना चाहिए ना कि एक वेग को यू वेग से सीधा ऊपर फेंका तो अधिकतम ऊंचाई कितनी जाती है, वो यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। यही महत्तम ऊंचाई का सूत्र हो गया। ये गेंद के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब मुझे यह बताओ कि इस गेंद का क्षैतिज परास क्या होगा, रेंज क्या होगा, यह दूरी कितनी होगी? बताओ। यह दूरी होगी ux इंटू टी। यह गेंद टी समय तक, कैपिटल टी क्या? उड़ान का समय, उड्डयन काल, जो हम गणना कर चुके हैं। कैपिटल टी सेकंड तक यह गेंद हवा में रहा और उस पूरे दौरान यह गेंद क्षैतिज दिशा में ux वेग से भागता रहा आगे। हर समय नियत क्षैतिज वेग से यह गेंद आगे की तरफ खिसकती चली जा रही है। पूरे कैपिटल टी सेकंड तक, इतने समय तक ux वेग से कोई चीज नियत वेग से ऐसे आगे बढ़ी हो तो कितनी दूर चली जाएगी? ux गुना टी, त्वरण तो है नहीं, वेग गुना समय, यही दूरी है। ये बहुत ही आसान है समझना कि जो क्षैतिज परास होगा वो ux गुना टी अर्थात 2uy बाई जी। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आप गेंद के क्षैतिज परास का सूत्र ऐसा होता है, यह जरूर याद रखें, 2 इंटू ux uy बाई जी। इसको सामान्यतः ऐसा लिख लिया जाता है, ux को हम लिख सकते हैं u cos थीटा, uy को हम लिख सकते हैं u साइन थीटा बटा जी। अब त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है, 2 गुना साइन थीटा गुना कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। जी हाँ, तो ये u गुना u स्क्वायर हो गया और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं अगर लिखा हो 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, इसका मान होता है साइन 30 डिग्री। थीटा है 15 डिग्री, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान साइन 2 थीटा, माने कोण को दुगना कर दीजिए, तो ये साइन 30 डिग्री। तो जो क्षैतिज परास है उसका सूत्र यह हो गया। अगर आप साइन 2 थीटा में किसी प्रकार लिखने में उसको असहज महसूस कर रहे हैं तो ठीक है, यही सूत्र है, क्या फर्क पड़ता है? विश्वास मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सूत्र है, चलेगा। तो ये परास का सूत्र हुआ। यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान देंगे, 2 महत्वपूर्ण नोट्स लिखेंगे हम। पहला, यदि मैं कहूं कि एक मान लो बंदूक है या तोप है जो नियत चाल से गोलों को दागती है, परंतु उसका जो बैरल है उसके कोण को हम बदल सकते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में गोलों को दाग सकती है। 36 से 30 डिग्री के कोण पे रख के धूम से दागा, 45 डिग्री के कोण पे दागा, 60 डिग्री के कोण पे दागा, 20 डिग्री के कोण पे दागा, मतलब हम प्रक्षेपण कोण को बदल सकते हैं। परंतु जो प्रारंभिक चाल है u,
वो नियत है। मान लो कि प्रारंभिक चाल u जो है वो नियत है। ऐसा मान लो कि प्रक्षेपण का चाल नियत है, परंतु हम प्रक्षेपण कोण को बदल सकते हैं। हमने यदि ऐसा सीधा ऊपर प्रक्षेपित किया तो ये गेंद सीधे ऊपर जाके सीधे नीचे आ जाएगी। ऐसे प्रक्षेपित किया तो यह गेंद ऐसे पथ पे चल के ऐसे गिर जाएगी। कल्पना करो कि हमने इस दिशा में प्रक्षेपित किया, 70 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया, क्षैतिज से 70 डिग्री के कोण पे गेंद ऐसे चली गई, कुछ ज़्यादा बढ़िया बना दिया मैंने, ऐसे चली गई। बहुत छोटे कोण पे प्रक्षेपित किया, अगर हमने बहुत छोटे कोण पे प्रक्षेपित किया, क्षैतिज से 10-20 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित किया, तो हो सकता है कि गेंद ऐसे चली जाए। यदि हम गेंद को अलग अलग कोणों पे प्रक्षेपित करते हैं तो गेंद अलग अलग दूरी तय करती है, मतलब उसका परास अलग अलग होता है। जब हम गेंद को 45 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित करते हैं तो यह पाया जाता है कि जो गेंद है उसका क्षैतिज परास अधिकतम होता है। जब हम गेंद को 45 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित करते हैं तो हम पाते हैं कि गेंद का क्षैतिज परास अधिकतम होता है। इन सभी चित्रों में गेंद को u वेग से ही प्रक्षेपित किया गया है, परंतु दिशाएं अलग अलग रखी गई हैं। जब हम गेंद को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पे, तब हम पाते हैं कि यह जो परास है ये सबसे बड़ा होता है, मैक्सिमम होता है। अर्थात आप एक नियत चाल से गेंद को फेंक सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में फेंकिए। जब आप 45 डिग्री के कोण पे फेंकेंगे, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पे फेंकेंगे, तो गेंद सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी, उसका परास सबसे बड़ा होगा। यह कैसे पता मुझे? यह पता है मुझे हमारे इस सूत्र की मदद से। देखिए, यू तो नियत है, मैं कह रहा हूं आपको एक नियत वेग से ही गेंद को फेंकना है, नियत चाल से गेंद को फेंकना। यू नियत है, जी नियत है। बदल क्या सकते हैं आप? थीटा। तो ये जो साइन 2 थीटा है, इस राशि का अधिकतम मान 1 होता है। कॉस और साइन किसी भी कोण का, उसका जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। और साइन थीटा का मान अधिकतम तब होता है जब कोण थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो। साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो जब ये 2 थीटा 90 डिग्री होगा तो यह साइन 2 थीटा का मान 1 होगा, अधिकतम। आर अधिकतम होने के लिए ये अधिकतम चाहिए, और इसका अधिकतम मान जो संभव है वो 1 है। और वो 1 तब होगा जब ये 2 थीटा 90 डिग्री हो, अर्थात थीटा का मान 45 डिग्री हो। तो जब आप 45 डिग्री के कोण पर गेंद को प्रक्षेपित करते हो, उस दशा में गेंद अधिकतम क्षैतिज परास को प्राप्त करता है। तो जब u नियत है तो अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए हमें गेंद को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। जब u नियत है तो थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए क्षैतिज परास महत्तम होता है। और R का मैक्सिमम मान, R का जो मैक्सिमम मान है, ये परास का जो बड़ा से बड़ा मान है, वो कितना होगा? आंसर है u²/g, क्योंकि जब 45 डिग्री पे फेंका तो ये साइन 90 डिग्री 1 हो गया और हमें मान मिला u²/g। तो दोस्तों, दो बातें, यदि आप एक गेंद को u चाल से फेंक सकते हो, मान लो आप एक गेंद को u चाल से फेंक सकते हो, यदि आप एक गेंद को u चाल से फेंक सकते हो तो
अगर आप चाहते हो कि वो सबसे ज़्यादा दूर पहुंचा दिया जाए, आप इतनी दूर फेंको, इतनी दूर फेंको कि कोई बात ही नहीं, सबसे ज़्यादा दूर फेंको, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 36 से 45 डिग्री के कोण पे आप गेंद को फेंकें। जब गेंद आपके हाथ से निकले तो 36 से 45 डिग्री की दिशा में, 36 से 45 डिग्री के कोण पर गतिशील हो। ऐसी दशा में वो गेंद सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगी। क्रिकेट खेलते हो, छक्का मारना है तो गेंद को ऐसा मारो कि जब बल्ले से टकरा के गेंद निकले तो 36 से 45 डिग्री पे निकले। इस स्थिति में गेंद अधिकतम दूरी तक जाएगी, है कि नहीं? और अधिकतम दूरी का मान क्या होगा? u²/g। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा नोट देखिए, यदि इसके पहले वाले सूत्र को देखें, आई मीन इसके पहले वाले स्टेप को, sin 2θ किसको लिखा था हमने? इसको। परास एक्चुअली ये होता है u² गुना 2 cos θ sin θ/g। 2 sin θ cos θ को हम लोगों ने sin 2θ लिख दिया था। चलिए, तो हमें समझना ये चाहिए, मैं इसकी बजाय वही लिखता हूं, r जो है वो u²/g इंटू sin 2θ। sin 2θ मतलब 2 sin θ cos θ है, ठीक है? ये r है। हम गेंद को किसी कोण थीटा पे प्रक्षेपित करें या 90 माइनस थीटा पे प्रक्षेपित करें, अर्थात 20 डिग्री के कोण पे फेंकें या 90 घटाओ 20 70 डिग्री के कोण पे फेंकें, 20 डिग्री के कोण पे फेंकें या 70 डिग्री पे कोण पे फेंकें, दोनों ही स्थितियों में अगर समान चाल से फेंका है तो दोनों ही स्थितियों में परास जो है वो समान होगा, बराबर होगा। क्या कहा मैंने? आप गेंद को 20 डिग्री पे फेंकें या 70 डिग्री पे फेंकें, अगर समान चाल से फेंका है तो दोनों ही स्थितियों में परास R का मान समान होगा। R का मान प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए समान होता है यदि प्रक्षेपण चाल u समान है। ये u लिखा है मैंने, ठीक है? मैंने लिखा है कि क्षैतिज परास R का मान प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए समान बराबर होता है यदि u का मान दोनों परिस्थितियों में समान है। ये इस सूत्र से प्रदर्शित होता है। बहुत जूनियर क्लासेस में, बहुत छोटे क्लासेस में, शायद 9वीं या 10वीं में आपने पढ़ा होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये तो सभी ने पढ़ा है। तो इस सूत्र में यदि मैं थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा लिखूं, ये परास का सूत्र है, यहां 90 माइनस थीटा लिखूं। मैंने थीटा कोण पर गेंद को फेंका तो परास निकालने के लिए यहां थीटा लिखूंगा। फिर मैंने 90 माइनस थीटा पे फेंका तो परास निकालने के लिए इस कोण की जगह 90 माइनस थीटा लिखूंगा। तो यदि मैंने यहाँ 90 माइनस थीटा लिखा तो ये साइन बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो क्या बदला? कुछ नहीं भाई, इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखा तो साइन 90 माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा और ये कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन, ये बन गया साइन, ये बन गया कॉस, तो रहा तो वही साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मान नहीं बदलता। यहां पर थीटा की बजाय यदि आप 90 माइनस थीटा रखते हैं तो भी मान वही प्राप्त होगा, मान नहीं बदलता। इसीलिए मैंने लिखा है कि क्षैतिज परास R का मान समान होगा, एक ही होगा, चाहे आप गेंद को थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको, प्रोवाइडेड कि आपने दोनों ही स्थितियों में गेंद को बराबर चाल से प्रक्षेपित किया है।
मैंने जो कहा उसका ये अर्थ है। u वेग से हमने गेंद को क्षैतिज से 70 डिग्री के कोण पे फेंका। गेंद ऐसा पथ लेकर यहां गिरा। अब इसी बिंदु से u चाल से ही हमने गेंद को 20 डिग्री के कोण पे फेंका। ये गेंद ऐसा पथ लेकर यहां गिरा। समान चाल u से 20 डिग्री के कोण पे फेंका। थीटा 20 90 माइनस थीटा 70, या 10 डिग्री के कोण पे फेंका, 80 डिग्री के कोण पे फेंका, या 30 डिग्री के कोण पे फेंका, 60 डिग्री के कोण पे फेंका, या 25 डिग्री के कोण पे फेंका, 65 डिग्री के कोण पे फेंका। इन परिस्थितियों में हमें जो परास प्राप्त होगा वो समान होगा। दोनों गेंद ये दूरी बराबर तय करेंगी, प्रोवाइडेड कि चाल समान है। अधिक कोण पे फेंकोगे, बड़े कोण पे, तो गेंद का पथ ऐसा कुछ ऊंचा होता हुआ नीचे आएगा, और छोटे कोण पे फेंकोगे, ये जादू है? नहीं, गेंद के जो उड़ान का समय वो यू वाई पर निर्भर करता है। जब आपने गेंद को ऐसा फेंका तो आपने यू वाई ज्यादा दिया, यू एक्स कम दिया। यू वाई ज्यादा दिया तो ये गेंद ज्यादा देर तक हवा में रहेगा। इस गेंद को तुमने यू वाई कम दिया, ये कम समय तक हवा में रहेगा। लेकिन इस गेंद का यू एक्स बड़ा था, एक्स दिशा में इसकी चाल ज्यादा बड़ी थी, तो कम समय हवा में रहा, लेकिन एक्स दिशा में बड़ी तेजी से गति कर रहा था। तो कम समय में भी इसने उतनी दूरी तय कर ली जितनी कि इसने ज्यादा समय में तय की, क्योंकि ज्यादा समय तो लगा इसको हवा में, परंतु एक्स दिशा में इसका वेग कम था। तो दोनों बैलेंस आउट हो गए और अल्टीमेटली हमें समान परास प्राप्त होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ने के पहले आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, ठीक से सोचकर बताइएगा। एक विद्यार्थी, एक बालक एक गेंद को अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक, क्षैतिज दूरी तक, ऐसा लिखिए, एक बालक गेंद को अधिकतम 50 मीटर की क्षैतिज दूरी तक प्रक्षेपित कर सकता है। एक बालक एक गेंद को अधिकतम 50 मीटर की क्षैतिज दूरी तक प्रक्षेपित कर पाता है। एक बालक है जो एक गेंद को पूरी ताकत से फेंकता है, मतलब हर बार वो एक ही चाल से फेंकता है, पर अलग अलग दिशाओं में फेंकता है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, अलग अलग दिशाओं में फेंक फेंक के उसने देखा कि वो अधिकतम जो गेंद को दूर भेज सकता है वो दूरी 50 मीटर है। 50 मीटर से ज़्यादा दूरी तक वो गेंद को नहीं पहुंचा सकता, ऐसा हमने पाया। तो पूछा गया है कि बालक गेंद को किस महत्तम ऊंचाई तक फेंक सकता है। उसी बालक को अब मैंने कहा कि तुम दूर नहीं, ऊपर फेंको। कितनी अधिकतम ऊंचाई तक तुम गेंद को पहुंचा सकते हो, जरा फेंक के दिखाओ। तो वो बालक अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गेंद को प्रक्षेपित कर सकता है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। देख क्या रहे हैं, वीडियो रोकिए, खुद हल कीजिए, खुद हल कीजिए। देखिए, यदि इस बालक ने भौतिकी पढ़ा है तो उसे पता है
कि जब मैं क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर गेंद को फेंकूंगा तो ये अधिकतम दूरी तक जाएगा। और प्रश्न में इसी अधिकतम दूरी का मान 50 मीटर दिया गया है। तो निश्चित रूप से बालक ने जब गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका होगा, उस वक्त गेंद द्वारा प्राप्त दूरी अधिकतम रही होगी। प्रश्न के मुताबिक आरमैक्स 50 मीटर है, और अभी अभी जो पढ़ाई हमने पढ़ी, हम जानते हैं कि जब 45 डिग्री के कोण पे गेंद को फेंका जाता है तो क्षैतिज परास अधिकतम होता है और उसका मान u²/g होता है। वो जो sin 2 थीटा है उसका मान 1 हो गया। u²/g का मान 50 मीटर है, यही प्रश्न में। तो एक तरह से प्रश्न का जो पहला स्टेटमेंट है, यह जो वाक्य है, यह हमें यह बता रहा है कि बालक ने किस चाल से गेंद को फेंका होगा। बालक किस चाल से गेंद को फेंक पाता है। यहां से हम u की गणना कर सकते हैं। g का मान 10 रख के √500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बालक गेंद को फेंक पाता है। जब 45 डिग्री पे फेंक दिया तो गेंद सबसे ज्यादा दूर चली गई। तो एक तरह से u का मान दिया हुआ है, प्रारंभिक चाल का मान दिया हुआ है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि उसे अधिकतम ऊंचाई तक गेंद को प्रक्षेपित करना है, क्या करें वो। तो प्रक्षेपे की तरह इस तरीके से ऑब्लिक क्यों फेंकेगा, तिरछा क्यों फेंकेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी गेंद अधिकतम ऊंचाई तक जाए तो पूरी ताकत ऊपर लगाओ ना भाई। आपको दूर थोड़ी फेंकना, आपको तो सीधा ऊपर फेंकना है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह ऊंचाई बताया है प्रश्न के हल में। नहीं, वो थोड़ी पूछा गया है। पूछा गया है कि अब उस बालक को गेंद दिया और बोला ऊपर फेंक, कितना ऊपर फेंक सकता है, तो वो सीधा ऊपर फेंकेगा। वो ऐसा क्यों फेंकेगा, तिरछा क्यों फेंकेगा, सीधा ऊपर फेंकेगा। सीधा ऊपर, चाल कितनी, यू बताया गया है आपको पहले सेंटेंस में। तो बालक को अगर गेंद ऊंचाई तक पहुंचानी है तो सीधा फेंकेगा ना भाई। एक गेंद को यू चाल से फेंका जाए तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, u²/2g। u का मान आपको दिया गया है, ये ज्ञात करना है। इनफैक्ट u²/g का मान सीधे सीधे 50 मीटर दिया गया है। तो u²/g की जगह 50 लिख दीजिए। ये 50/2 25 मीटर हो गया। तो गेंद द्वारा, बालक द्वारा गेंद को अधिकतम किस ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, उत्तर है 25 मीटर। उसे सीधा ऊपर फेंकना चाहिए, इधर उधर क्यों फेंकना चाहिए। ठीक है। बताइए, एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पर फेंका गया। ठीक। पहला प्रश्न, गति के दौरान गेंद की न्यूनतम सबसे छोटी चाल क्या है। गति के दौरान गेंद की न्यूनतम चाल क्या होगी, बताइए।
गति के दौरान गेंद की न्यूनतम चाल क्या होगी, बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी बताइए। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का हल बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सटीक किया होगा। एक गेंद को आपने क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पर यू चाल से फेंका, ठीक। गेंद के वेग का x घटक ux कितना है? u cos थीटा, थीटा 37 डिग्री, u 15 और cos 37 डिग्री का मान कई दफा मैंने आपको याद कराया, याद है? लगभग 4/5। ये 12 मीटर प्रति सेकंड। गेंद के वेग का ऊर्ध्व घटक, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्व घटक sin 37 डिग्री का मान लगभग 3/5। 3/5 रख के खुद गणना कीजिए। 15 गुना 3/5 9 मीटर प्रति सेकंड। ये गेंद के प्रारंभिक वेग के दो घटक हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक। प्रश्न में पूछा गया है कि गति के दौरान गेंद की न्यूनतम चाल क्या है। अभी थोड़ी देर पहले के अगर हमारे चर्चा पर आपका ध्यान था तो आपने नोटिस किया होगा कि गेंद के वेग का जो क्षैतिज घटक है वो तो कभी नहीं बदलता। ये वेग का जो y घटक है ये बदलता रहता है। शीर्ष बिंदु पर यहां गेंद के पास वेग का सिर्फ x घटक होता है, y घटक शून्य हो चुका होता है। x घटक तो हर जगह ux है, उसके अलावा एक y घटक है, परंतु शीर्ष बिंदु पर y घटक है ही नहीं। तो उसी बिंदु पर गेंद की चाल न्यूनतम हुई ना, क्योंकि y घटक ही नहीं है। x घटक तो हर जगह समान है, बाकी अन्य बिंदुओं पर y घटक है, परंतु शीर्ष बिंदु पर y घटक नहीं है। तो गेंद की चाल न्यूनतम कहां होती है? कहां होती है? शीर्ष बिंदु पर। गेंद की चाल शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम है। गेंद की चाल शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम होती है। गेंद की चाल शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम होती है और न्यूनतम चाल, मिनिमम स्पीड कितनी है? ux के बराबर। शीर्ष बिंदु पर ux चाल है, ux मतलब 12। तो इस प्रक्षेप्य गति में यह जो गेंद है इसकी जो न्यूनतम चाल होगी वो शीर्ष बिंदु पर 12 मीटर प्रति सेकंड होगी। जल्दी से एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा बिना कलम चलाए। जब यह गेंद जमीन से टकराने वाली है उस वक्त उसकी चाल क्या है? 15 मीटर प्रति सेकंड। जिस चाल से फेंका था यहां पहुंचकर उसकी चाल वापस 15 है। जो x दिशा में तुमने गेंद को वेग दिया था वो तो नियत है, अभी भी उतनी है ux। y दिशा में जो ऊपर की तरफ वेग दिया था उतना ही वेग गेंद के पास नीचे की दिशा में होगी जब गेंद यहां पहुंचती। तो एक ही फर्क है। ux बदला क्या? नहीं, सिर्फ ये जो वेग का ऊर्ध्व घटक था ये उल्टा होगा। चाल जो 15 मीटर प्रति सेकंड तुमने दी थी वही 15 मीटर प्रति सेकंड गेंद की चाल होगी टकराने के ठीक पूर्व। गेंद 36 से 37 डिग्री ऊपर फेंकी गई थी धरती से टकराने के ठीक पूर्व। पुनः 36 से 37 डिग्री के कोण पे गतिशील है ये गेंद। हाँ, इस बार 36 से 37 डिग्री नीचे। 36 से 37 ऊपर फेंका था, टकराते वक्त 36 से 37 डिग्री नीचे। जल्दी जल्दी बताइए। दूसरा क्वेश्चन, इस प्रश्न में गेंद का उड्डयन काल क्या है?
गेंद के उड़ान का समय बताइए। ठीक है, सभी लोग लिख रहे हैं 2u sin थीटा बाई जी, लिख रहे हैं ना, क्योंकि वो सूत्र है, उसके आगे हम कुछ सोचते ही नहीं। अरे ui पता है तो बेसिक बात याद रखो ना, एक गेंद को सीधा ऊपर ui वेग से फेंका, ऊपर जाने में ui बाई जी, नीचे आने में ui बाई जी, इतना ही समय उसको भी लगता है। 2u sin थीटा बाई जी, तो ui ही तो u sin थीटा, वो तो तुम निकाल चुके हो 9, तो जल्दी से आंसर देंगे ना यहाँ पे 2 गुना 9/10, 1.8 सेकेंड। इसी प्रकार जरा जल्दी से बताना, इस प्रश्न में क्षैतिज परास क्या होगा? इस प्रश्न में क्षैतिज परास क्या होगा? दे दिया क्या उत्तर तुमने? अरे क्यों नहीं दिया भाई? क्षैतिज परास जल्दी से बताओ, बिना समय गवाए, क्विक। क्षैतिज परास का जो भी सूत्र ज्ञात किया था, क्या सोचकर ज्ञात किया था? सूत्र के पदों में क्यों सोचे? यहां उड़ान का समय 1.8 सेकेंड। इस पूरे समय के दौरान यह गेंद x अक्ष की दिशा में 12 की चाल से चल रहा था, 12 की चाल से चल रहा, तो 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रहा था। 1.8 सेकंड मौका मिला उसे आगे बढ़ने का, तो कितना दूर चला गया? ux गुना t, अर्थात 12 गुना 1.8, 12 मीटर प्रति सेकंड गुना 1.8, है कि नहीं? इक्कीस 21.6 मीटर, यही गेंद का परास है। एक ऐसे सरल से प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं यहां पर आपको चित्र में एक ही बिंदु से प्रक्षेपित किए गए, एक ही बिंदु से प्रक्षेपित किए गए 2 कणों के पथ को दिखा रहा हूं। एक ही बिंदु से प्रक्षेपित किए गए 2 कणों के पथ को दर्शा रहा हूं। आपको यह बताना है पहले मैं दूसरा पथ बना लूं, फिर आप बताइएगा। बहुत बड़ा चित्र बना दिया मैंने। चलिए, ये 2 गेंदों के पथ हैं जो प्रक्षेप्य गति कर रहे हैं। दोनों गेंदों को एक ही बिंदु से प्रक्षेपित किया गया और दोनों समान ऊंचाई तक जाते हैं। दोनों के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का मान समान, ये दोनों समान ऊंचाई तक गए। दोनों के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई समान है। बताइए, इन 2 गेंदों में से किसका उड्डयन काल बड़ा होगा? कौन सी गेंद, 1 या 2, कौन सी गेंद हवा में ज्यादा समय तक रही? दोनों ने बराबर ऊंचाई प्राप्त की है, अपनी गति के दौरान दोनों ने बराबर ऊंचाई प्राप्त की है। आपको बताना है कि इन दोनों गेंदों में से उड्डयन काल, उड़ान का समय किसका ज्यादा था? वीडियो पॉज कीजिए, ठीक से सोचिए। विद्यार्थियों, ये जो गेंद की महत्तम ऊंचाई होती है, अगर इस पर आप ध्यान दोगे, इसके सूत्र पर ध्यान दो। ये क्या होता है बताओ? uy² / 2g।
दोनों गेंदों ने समान ऊंचाई प्राप्त की। दिया हुआ है कि पहले गेंद की अधिकतम ऊंचाई और दूसरे गेंद की अधिकतम ऊंचाई बराबर है। यह तो तभी संभव है ना जब दोनों गेंदों के प्रारंभिक वेग का y घटक समान था। दोनों गेंदों के प्रारंभिक वेग का y घटक समान था, h1 और h2 दोनों समान है। ये तभी होगा जब uy का मान दोनों गेंदों के लिए समान था। अगर uy अलग अलग होगा तो प्राप्त ऊंचाई भी अलग अलग होगी। तो दोनों गेंदों के द्वारा प्राप्त ऊंचाई, दोनों गेंदों के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई अगर समान है तो इसका अर्थ यह निकल कर आता है कि दोनों गेंदों को y दिशा में समान वेग दिया गया था। अब उड़ान के समय का सूत्र क्या होता है? उड़ान का समय और प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ये दोनों राशियां सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती हैं, वो है uy। देखिए uy जब तक नहीं बदलोगे प्राप्त अधिकतम ऊंचाई नहीं बदलेगी। दोनों गेंदों को uy हमने समान दिया, ux अलग अलग दिया इसलिए उनके पथ अलग अलग है। y अक्ष की दिशा में दोनों का वेग समान था, दोनों बराबर ऊंचाई तक है। ux अलग अलग है इसलिए उनका पथ अलग है, परास अलग है। परंतु यदि uy समान है, h का मान समान हुआ और uy समान है तो उड़ान का समय भी समान होगा। उड़ान का समय भी समान होगा। उड़ान का समय uy पे निर्भर करता है। इन दोनों के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और उड़ान का समय हम ये सोचकर निकालते हैं कि एक गेंद को सीधा ऊपर फेंका, इस गेंद और इस गेंद तीनों के uy अगर समान है तो ये भी उसी ऊंचाई तक जाएगा। ये जितने समय तक हवा में रहेगा उतने ही समय तक ये दोनों भी रहेंगे। तो जो h है और t है दोनों uy पर निर्भर करते हैं। अगर दो प्रक्षेप्यों के h का मान समान हुआ तो उनके t का मान तो समान होगा ही, uy तो दोनों के समान है। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि दोनों प्रक्षेप्यों के उड़ान का समय समान है। दूसरे प्रक्षेप्य को निश्चित तौर पर ज्यादा क्षैतिज वेग प्रदान किया गया था। दूसरे प्रक्षेप्य का ux बड़ा था, इस वजह से वो उतने ही उड़ान के समय में थोड़ी ज़्यादा दूर चला गया। पहला वाला यहाँ गिरा, दूसरा वाला यहाँ, उतने ही समय में, क्योंकि इस दिशा में उसकी गति वेग ज़्यादा था। तो ux का मान अलग अलग है परंतु uy का मान समान है अगर उड़ान का समय समान है या अधिकतम ऊंचाई समान है। तो दो प्रक्षेप्य अगर अधिकतम ऊंचाई समान है तो उनके उड़ान का समय समान होगा। उड़ान का समय समान है तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई समान होगी, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि uy समान है। आशा करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण गौर करेंगे। पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य जिस वक्र पथ पर गतिशील है उस वक्र पथ का समीकरण। एक प्रक्षेप्य को हमने u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका। ux का मान u cos थीटा, uy का मान u sin थीटा। ठीक, अब प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ज्ञात करना है। क्षैतिज दिशा को x अक्ष मान लिया, ऊर्ध्व दिशा को y अक्ष मान लिया। हम ये सोचेंगे कि प्रक्षेपण के t सेकंड के उपरांत, या मूल बिंदु है टाइम 0 पर प्रक्षेप्य को फेंका गया। प्रक्षेपण के t सेकंड पश्चात यह प्रक्षेप्य कहाँ है, यह कण कहाँ है? प्रक्षेपण के t सेकंड बीत चुके हैं, यह कण यहाँ है।
टाइम t पर यह कण यहां है, यहां है मतलब कहां है? भौतिकी में यहां है वहां है ऐसी भाषा नहीं चलती। हमें बताना पड़ता है इसके निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब ऊंचाई, x कोऑर्डिनेट मतलब ये दूरी। तो प्रक्षेप्य कहां है पूछने से हम उसके निर्देशांक बताएंगे, x और y दो संख्याएं बताएंगे जिसके द्वारा तय होगा कि प्रक्षेप्य कहां है। तो मान लिया t सेकंड के पश्चात प्रक्षेप्य जिस बिंदु पर है उस बिंदु के निर्देशांक x और y हैं। समय t पर प्रक्षेप्य बिंदु x, y पर है, ये ऐसा मान लिया हमने, ठीक है, ऐसा माना कि समय t पर प्रक्षेप्य बिंदु x, y पर है। अब x और y के मान ज्ञात करते हैं। जरा देखिए, मेरी मदद कीजिए। x क्या लिखूं? t सेकंड बीत चुके हैं, प्रक्षेपण के बाद t सेकंड का समय बीत चुका है, प्रक्षेप्य यहां है। x दिशा में कितनी दूरी आगे बढ़ा है? ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है बताइए? ux गुना t। नियत वेग से गति हो रही है x अक्ष की दिशा में, तो t सेकंड के पश्चात जैसे u cos थीटा का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड के बाद कितना आगे बढ़ा होगा? 10 गुना 5 50 मीटर, ये 50 मीटर। नियत वेग से x अक्ष की दिशा में गतिशील है। u cos थीटा नियत वेग से वो आगे बढ़ रहा है, t सेकंड में कितना आगे गया होगा? u cos थीटा इंटू टी। ठीक, इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट का मान क्या होगा? तो ध्यान देना होगा, y अक्ष की दिशा में नियत त्वरण वाली गति है। ये गति के दौरान प्रक्षेप्य का त्वरण नीचे की दिशा में g है, तो y अक्ष की दिशा में नियत त्वरण वाली गति है। इस वजह से y अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग गुना समय ut लिखा है, ये uy गुना t, uy का मान u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर सूत्र लगा रहे हैं क्योंकि y अक्ष की दिशा में नियत त्वरण वाली गति है। तो t सेकंड के उपरांत समय t बीत चुका है, उसके बाद यह प्रक्षेप्य कहाँ है, किस बिंदु पर है, उसको बताने के लिए हम प्रक्षेप्य के x और y कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, और x और y कोऑर्डिनेट्स ये मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों में से हम t जो कि पैरामीटर है एक, t को हम भगा देते हैं। t एक तरह से अवांछित राशि है। हम x और y में सीधा संबंध चाहते हैं। पथ का समीकरण, इस पथ का समीकरण मतलब इस पथ पर जितने बिंदु हैं इन सब के x और y कोऑर्डिनेट, इन सब के x और y निर्देशांकों में क्या संबंध है। अगर वो संबंध हमें पता है तो हम इस पथ को आसानी से ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। तो t एक अवांछित राशि है ऐसा समझें, उसे हमें भगाना है। पहले समीकरण से t का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 1 से t का मान निकालकर समीकरण 2 में रख दीजिए, बिल्कुल सरल है। y बराबर u साइन थीटा इंटू t क्या है? x बाई यू कॉस थीटा। u साइन थीटा इंटू t क्या है बेटा? x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका थोड़ा सरलीकरण कर लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं इसको। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। u और u कट गया तो टेन थीटा गुना x, टेन थीटा गुना x माइनस ये g टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इसी को लिख दिया, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं किया जो आपको समझाना पड़े मुझे।
इस समीकरण को पथ का समीकरण कहते हैं। ये सीधा x और y में रिलेशनशिप है। x का मान 1 तो y कितना, x का मान 2 तो y कितना, इस समीकरण से हमें प्राप्त हो सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समीकरण में ये जो कोष्टक के अंदर राशियां हैं tan थीटा और ये राशि, ये नियत राशियां हैं। थीटा प्रक्षेप्य को 45 डिग्री के कोण पे फेंका गया, तो tan 45 डिग्री का मान 1, ये नियत राशि है। g का मान 10 है, 2 है, गेंद को 10 की वेग से फेंका गया, u 10 है, cos 45 डिग्री, ये नियत राशियां, एक संख्या है। 2, 5, 18, 2/7, ऐसा कोई भी एक संख्या है। ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। ये अगर समीकरण को ध्यानपूर्वक देखें तो ये समीकरण देखने में कुछ ऐसा है, ये समीकरण देखने में कुछ ऐसा है। ऐसा है, a अर्थात tan थीटा, b अर्थात ये संख्या, तो y x का द्विघात फलन है। ऐसा होने से y और x के बीच जो ग्राफ होता है, जो वक्र होता है, उसको क्या कहते हैं? सुना नहीं मैंने? परवलय, पैराबोला। जी हाँ, ये जो तभी से हम वक्र पथ बना रहे हैं, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, ये एक परवलय है। इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। एक प्रक्षेप्य परवलय के ऊपर गतिशील होता है। यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसे ही बता दूं जल्दी जल्दी। देखिए, ये जो प्रक्षेप्य का पथ है, ये शीर्ष बिंदु से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचिए। ये हमने परवलय जब पढ़ रहे थे हम भौतिकी में गणित के अनुप्रयोग वाले पाठ में, तो वहां हमने कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, परवलय के शीर्ष से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचिए। ये जो रेखा मैंने बनाई है, ये सममिति अक्ष है, सिमेट्री लाइन है। इस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा पथ है, माने मिरर इमेज है, प्रतिबिंब है। यदि इसे आप एक दर्पण मान लें, इस रेखा को एक दर्पण मान लें मन ही मन, तो ये जो पथ है इसका प्रतिबिंब है, ये बिल्कुल डिट्टो सेम, कोई फर्क नहीं। तो ये जो रेखा है, लाल रंग की रेखा, ये इस पथ को दो एक जैसे हिस्सों में बांटती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरी परास अगर R है, क्षैतिज परास, तो ये दोनों हिस्से बराबर होते हैं, ये r/2 r/2। निश्चित रूप से ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि यहां से यहां जाने का समय और यहां से यहां आने का समय समान होता है। लेकिन फिर से एक बार लिख देता हूं, इन बिंदुओं के नाम अगर O A B रख दूं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि O से A की गति में जो समय लगा और A से B की गति में जो समय लगा, दोनों बिल्कुल एक है, कोई फर्क नहीं। इनफैक्ट यहां किसी भी बिंदु पर अगर प्रक्षेप्य के वेग का x घटक vx और y घटक vy है, वेग इन दोनों का सदिश योग है, तो इसके ठीक सामने वाले बिंदु पर यहां x घटक तो हर जगह समान होता है ना, vx है। जो y घटक है, अगर ये 10 मीटर प्रति सेकंड ऊपर है यहाँ, तो यहाँ पर y घटक 10 मीटर प्रति सेकंड नीचे होता है। x vx तो है ही, y घटक यहाँ vy है, तो यहाँ भी vy है, बस ये ऊपर है ये नीचे, एकदम एक जैसी गति है। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम इस पथ के समीकरण, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन के ऊपर कुछ प्रश्न करेंगे, और इन जनरल आज जो हमने प्रक्षेप्य गति में पढ़ा उसके ऊपर भी प्रश्न करेंगे। अगली क्लास में मूलतः अभी तक हम लोगों ने प्रक्षेप्य गति में जो भी पढ़ाई की है उस पर आधारित प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो हो सके तो आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आइए, प्रश्न करना है
और सारे प्रश्न आप खुद बना दें, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास तक मैं आपको विदा कहता हूँ।